हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए चुने हुए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसमें जितना क्वेश्चन का आंसर अभी आपको समझाएंगे उसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन जो ये क्या होता है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है जिसमें कि सड़न की प्रवृत्ति होती है। यह प्रायः किसी विषाक्त के यानी कि विषैले किसी जीव के काटने से या कांटे चुभने से हो जाता है। किसी विषाक्त कांटे चुभने से या कोई विषैला जीव काट ले उससे भी हो जाता है। ये और ऐसे ही या फिर ऐसे ही किसी कारण से भी हो जाता है। और ये जिस भी अंग में हो जाता है, ये जो बीमारी है गैंग्रीन नामक बीमारी इतना खतरनाक बीमारी है कि जिस भी अंग में हो जाता है उसे काटकर शरीर से अलग कर दिया जाता है अथवा उस रोगी की जान भी चली जाती है। समझ गए? तो गैंग्रीन क्या होता है, सिंपल सा याद रखिएगा, एक घाव होता है। और ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिया किस चैप्टर से गया है, तो लिया गया रोज चैप्टर से। रोज के लेखक है अज्ञा, और अज्ञा जो है वो मालती के घर पे जाते हैं उसके शादी के 4 साल बाद, और उसके घर पर जो भी उसके घर का परिवेश देखते हैं उसके बारे में वो इस चैप्टर में लिखते हैं। तो जो उसके घर पे जाते हैं लेखक, तो किसके घर पे जाते हैं, तो जो अज्ञा है वो जाते हैं मालती के घर पे। और मालती के घर में केवल 3 ही फैमिली मेंबर है, एक है मालती, एक है उसके पति महेश्वर और एक उसका बच्चा है टिट्टी। तो मालती के पति महेश्वर जो डॉक्टर है, और वो डॉक्टर किस बीमारी के हैं, तो गैंग्रीन नामक बीमारी के है। तो वहीं से ये क्वेश्चन आया कि गैंग्रीन क्या होता है। तो याद रखिएगा, गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है जो कि हमेशा सड़ता ही रहता है। और ये जो घाव होता है ये होता कैसे है, तो कोई विषैला कांटा चुभ जाता है या फिर ऐसे ही किसी कारण से ये बीमारी हो जाता है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि शरीर के जिस भी अंग में होता है उसे शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है, अथवा वो जो रोगी को हो जाता है ये बीमारी उसकी जान भी चली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा और वो डाकिया की राह क्यों देखते हैं। तो बिस्नी और मुन्नी आखिर पहले समझेंगे ये है कौन, तभी तो बताएंगे कि वो किसकी राह देखते हैं या फिर किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बिस्नी और मुन्नी जो है ना, सिपाही की माँ एकांकी जो है चैप्टर आपका जिसके की लेखक है मोहन राकेश, उसी चैप्टर की पात्रा है बिस्नी और मुन्नी। वैसे तो इस चैप्टर में काफी सारे पात्र है, मतलब कि 7-8 के करीब पात्र है, लेकिन 3 पात्र जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। तो खास कौन है, तो एक तो बिस्नी है और एक मुन्नी है। तो बिस्नी के 2 बच्चे रहते हैं, यानी कि उसके 2, एक रहते हैं पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम रहता है मानक, यानी कि बेटे का नाम मानक, और उसकी बेटी का नाम रहता है मुन्नी। समझ गए? और उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं रहता है बिस्नी के घर में। अब कमाने वाला कोई नहीं है, बेटा अकेला है, तो मानक को ही भेजती है वो लड़ाई पे, युद्ध पे गया है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है जिसमें कि मानक क्या किया है, फ्रांस की ओर से युद्ध कर रहा है। लड़ाई पर इसलिए भेजी है बिस्नी ताकि घर में कुछ पैसा आएगा, आमदनी आएगी। और जब मुन्नी जो है वो भी शादी के लायक हो गई, उसका भी शादी करना जरूरी है, तो मानक युद्ध पर से लौटेगा तो क्या करेगा, मुन्नी की शादी करवा पाएगा, उसके हाथ पीले करवा पाएगा। समझ गए? तो सिंपल सा वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा इसका आंसर होगा कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है, तो बिस्नी और मुन्नी जो है उसको मानक का प्रतीक्षा है। इसलिए प्रतीक्षा है ताकि वो जल्दी से आएगा और अपनी बहन के हाथ पीले करवाएगा। और वो डाकिया की राह इसलिए देखती है ताकि वो मानक की चिट्ठी की आशा में, मतलब इसलिए देखती है कि युद्ध पर से मानक भैया आएंगे, उसकी कोई चिट्ठी कब आएंगे, इसका कोई चिट्ठी भेजेंगे। इसलिए बिस्नी और मुन्नी जो है वो डाकिया की राह देखते हैं। और किसकी प्रतीक्षा करें, तो पता ही है, मानक की प्रतीक्षा करें ताकि जल्दी से जल्दी मानक आए और जल्दी से मुन्नी की शादी करवा पाए। इसलिए बिस्नी और मुन्नी जो है इसलिए मानक की प्रतीक्षा करते हैं। मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है, बिस्नी को अपने बेटे की प्रतीक्षा है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानक स्वयं को वैसी जानवरों से बढ़कर क्यों कहता है। तब जब देखते होंगे आप लोग कि जो 2 देशों का युद्ध होता है, जैसे कि मान ले एक देश है एक और एक देश है दूसरा देश, तो जब 2 देशों का युद्ध होता है तो दोनों देश के जो सैनिक होते हैं वो क्या चाहते हैं कि दोनों देश के सैनिक, उस देश के सैनिक चाहते हैं कि उसको मार दे, उस देश के सैनिक चाहते हैं कि उसको मार दे, यानी कि 2 सैनिक एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो वही इसका आंसर होगा कि मानव स्वयं को वैसी जानवर से बढ़कर क्यों कहता है। तो मानव स्वयं को वैसी जानवर से बढ़कर दुश्मनों के लिए कहता है, क्योंकि वह दुश्मन को नहीं मारेगा तो दुश्मन उसे मार देंगे। समझ गए? कि मानव जो रहता है वो स्वयं को यानी कि खुद को कहता है वैसे ही जानवरों से बढ़कर, क्योंकि अगर वो सामने वाले जो सैनिक है, दुश्मन है, उसको नहीं मारेगा तो दुश्मन उसको मार देगा। तो दुश्मनों के लिए मानव स्वयं को दुश्मनों के लिए वैसी जानवर से बढ़कर कहता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। तो कृष्ण खाते समय कई तरह की क्रियाएं करते हैं। पहली बात यानी कि प्रथम बात, तो कुछ भोजन खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। इतना नहीं, वह अपने इतना ही नहीं खाते, वो इतना ही नहीं करते, वो खाते खाते स्वयं खाते हैं, यानी पिता के हाथों से खाते खाते स्वयं भी अपने हाथ से, यानी खुद भी कृष्ण भगवान अपने हाथों से खाने लगते हैं। वह मिश्री, दही और मक्खन तीनों को एक साथ मिला देते हैं। अंत में कवि इस बात का भी उल्लेख करता है कि वो पिता के मुख में कौर डालकर उन्हें भी खिलाने का
यहाँ पर घर नहीं, यहाँ पर खाना होगा, खाना खिलाने का प्रयत्न करते हैं। समझ गए? तो इसका जो आंसर है इसमें आपको याद करने जैसा कुछ है नहीं। जैसे आप देखिएगा कि जब आप कोई 3 साल से या 2 3 4 5 साल के बच्चे को आप खाना खिलाएगा तो क्या क्या करता है, बस वही आपको याद रखना है। जैसे आप छोटे बच्चे को खाना खिलाएगा तो क्या करेगा, पहले तो जो बर्तन में खाना रहेगा उसको आप अपने हाथ से खिलाते रहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो जो उस बर्तन में जो खाना रहेगा उसको खुद से खाने का कोशिश करेगा, उसमें जो खाना रहेगा उसको धरती पर गिरा देगा, तो स्वयं और स्वयं यानी कि खुद से भी कभी कभी खाने का प्रयत्न करेगा, अपने से हाथ से लेकर के खाने का कोशिश करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी छोटे बच्चे को आप खाना खिलाने जाते हैं तो खाना उठा करके आपको खिलाने लगता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं या क्रियाएं कौन कर रहे हैं, तो सेम इसी तरह से कृष्ण भगवान भी कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, कुछ भोजन खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा देते हैं। कुछ कभी कभी जो पिता उनके खिलाते हैं इसको छोड़कर के, पिता के हाथ को छोड़कर के वो अपने हाथ से खाने की कोशिश करते हैं। वो जो मिश्री दही मक्खन है उसको क्या करते हैं, सबको एक साथ मिला देते हैं श्री कृष्ण भगवान। और क्या करते हैं, तो कभी इस बात का भी उल्लेख करते हैं लास्ट में कि वो कभी कभी नंद बाबा यानी कि उनके जो पिता है उनके मुख में भी कौर डालकर उनको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें याद करने जैसा है ही नहीं कुछ, बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप छोटे बच्चे को खाना खिलाएगा 2 3 4 या 5 साल के बच्चे को, तो वो क्या क्या क्रियाएं करेगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग हिंदी और इंग्लिश का जो नोट्स है, गेस क्वेश्चन का नोट्स पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए गेस क्वेश्चन के पीडीएफ को, आप लोग बस तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बस इसमें जितना पीडीएफ आपको दिए सबको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से आप लोग देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन से। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उनको जल्दी से बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आपको कैसे लेना है और कहाँ पे आपको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा तो वो पहले ही आपको बता दें कि आपका जो व्हाट्सएप नंबर होगा उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अब इसमें रहेगा क्या क्या, इसमें हिंदी और इंग्लिश का दोनों सब्जेक्ट का जितना भी चैप्टर है, जैसे हिंदी में आपके टोटल 26 चैप्टर है गद्यखंड और काव्यखंड को मिला करके, इंग्लिश में टोटल आपके चैप्टर 21 चैप्टर प्रोस और पोएट्री को मिला करके, इन सभी चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारा कुछ आपको मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू भी मिलेगा। पिछले 12 साल में 2012 से 24 के बीच में पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा आंसर के साथ। तो इतना सब कुछ मिल रहा है और इतना सब कुछ जो आपको मिला है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल रहा है। इंग्लिश में तो आपको जैसे कि स्टूडियो ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टूडियो ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना इस वीडियो में ऐड किया गया है। और इसको जो लेना है उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कम आपके लिए रखे हैं, केवल और केवल 30 रुपए, जिसमें कि आपको दोनों सब्जेक्ट का मिल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को केवल और केवल 30 रुपए में मिल रहा है। समझ गया? और पे कैसे करना और लेना कैसे, तो जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आप लोग इस नंबर पे पे कर सकते हैं 30 रुपए। और उसके बाद जैसे आप पे कीजिएगा उसके बाद आपको क्या करना है, पे करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है और एक छोटा सा मैसेज कर देना है हिंदी और इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए कि आपको हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ चाहिए। आपको जो पीडीएफ है वो तुरंत मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सब्जेक्ट बताइएगा हिंदी इंग्लिश, मैसेज कीजिएगा, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो बुक से ही आएगा और बुक के किसी चैप्टर से ही आएगा, और बुक के जो भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव सारा कुछ आप लोगों को इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और इसको कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए वो जरूर ले लीजिएगा और आप इसको लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी का निधन कहां और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो दिनकर जी का निधन परिस्थिति आपको याद रखना है, एक नाम है, सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम आपको याद रखना है, आपका आंसर पूरा याद हो जाएगा आपको। तो दिनकर जी का जो निधन है वो कहां पर हुआ था और किस परिस्थिति में हुआ था, ये जयप्रकाश नारायण भूल जाइए, यहाँ पर ये कट कर दीजिए। एक दिन जो थे दिनकर जी अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। वहां दिनकर जी से गंगा बाबू भी मिलने आए थे। दिनकर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न दिख रहे थे, गंगा बाबू भी मिलने आए थे इस कारण से, और अपने मित्र के यहाँ थे। तो एक दिन रात में क्या हुआ कि उनको दिल का दौरा पड़ा। जैसे ही उनको दिल का दौरा पड़ा उनको 3 मिनट के अंदर बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचा दिया गया, लेकिन वो उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि डॉक्टर जो थे वो पूरी कोशिश में लग गए कि दिनकर जी की देखभाल करने में लगे कि उनको बचा लिया जाए, लेकिन दिनकर जी को बचाया नहीं जा सका। तो सिंपल सा आपको याद रखना है बिल्डिंग के नर्सिंग होम। कहां पर हुआ था दिनकर जी का निधन, तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम में हुआ था। किस परिस्थिति में हुआ था, तो वो अपने मित्र के यहाँ, नाम अगर नहीं आपको याद रहे तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखिएगा। एक दिन दिनकर जी अपने मित्र के यहाँ, दिनकर जी एक दिन
मित्र के यहाँ गए थे, एक दिन वो खाना खा करके आराम से रात में बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ा। जैसे ही दिल का दौरा पड़ा 3 मिनट के अंदर ही उनको कहाँ पे, तो बिल्डिंग के नर्सिंग होम अस्पताल में पहुंचा दिया गया। डॉक्टर्स हर तरह से उनको बचाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, बस एक नाम है बिल्डिंग के नर्सिंग होम, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नदियों को वेदना का क्या कारण? नदी के वेदना के क्या कारण है? वेदना मतलब होता है दुखी होना, तो नदी के दुखी होने का क्या कारण है? तो नदियों के वेदना के कारण है उसके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार नदियों को माँ कहा गया है। जब कष्ट में माँ होगी तो नदियां तो दुखित हो ही जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नदी की दुख की क्या कारण, नदियों की वेदना के क्या कारण है? तो नदियों को हमारे भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया? तो माँ कहा गया। और जब बच्चे दुखी होंगे तो माँ तो दुखी होगी, तो सेम उसी वही इसका आंसर हो जाएगा कि नदियों के वेदना के कारण उसके आसपास बसने वाले लोगों की पीड़ा। नदियों के आसपास बसने वाले जितने भी लोग, उनकी पीड़ा, उनका दुख, संताप, यही सब नदियों के दुख होने के कारण है। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ कहा गया, और जब माँ दुखी होंगे, जब बच्चे दुखी होंगे तो माँ तो दुखी हो ही जाएगी। तो यही है नदियों के वेदना के कारण। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि निम्नलिखित कारणों से चिंतित है। पहला कारण तो ये कि पहले जब भी कोई विवाद होता था तो गांव में पंचायत के माध्यम से उनका निपटारा होता था, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, न्यायालय का यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। न्यायालय की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल होती है। न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है, इसमें पीड़ित का समय, धन और श्रम यानी कि मेहनत, ये सब कुछ बर्बाद होता है। तो अब क्वेश्चन क्या था कि पंच परमेश्वर में को खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? तो पहले आप जब टीवी देखते होंगे, पुरानी फिल्म, पुरानी मूवी, उसमें क्या रहता है कि पहले कुछ भी गांव में कुछ झंझट होता था, कोई बात होता था, तो लोग क्या करते थे, उस बात का निपटारा कैसे करते थे? तो बातचीत करके, यानी कि पंचायत बुलाई जाती थी, पंचायत बैठी थी और उसका निपटारा कर दिया जाता था। लेकिन आज क्या होता है, आज अगर छोटी सी बात कोई हो गई तो उसके लिए लोग कोर्ट चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोग चले जाते हैं। और ये जो कोर्ट जाते हैं तो इसकी जो प्रक्रिया होती है कितना ज्यादा जटिल होती है, मुश्किल होती है, तो सबको पता होगा, क्योंकि तारीख पर तारीख कोर्ट में मिलती रहती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, समय की कितनी ज्यादा बर्बादी होती है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है, क्योंकि धन बहुत ज्यादा खर्च होता है, क्योंकि जो वकील होते हैं वो कितने महंगे हो गए हैं। श्रम यानी कि आपको कितनी बार बुलाया जाएगा, कितनी बार में आपका फाइनल आपका हेयरिंग होगा, इसका तो कोई पता ही नहीं रहता है। कितना समय लगेगा, इसका तो कोई पता ही नहीं रहता है। इसलिए जो है पंच परमेश्वर को लेकर कवि चिंतित है। समझ गए? पंच परमेश्वर को लेकर खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? तो इन सभी कारणों से पंच परमेश्वर को लेकर, खो जाने को लेकर कवि चिंतित है। अगला क्वेश्चन है, माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो माँ के लिए अपना मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता है, यानी किसी कारणवश से वो अपने बेटे से लंबे समय तक न मिल पाई, या उस परिस्थिति में माँ के लिए मन को समझाना कठिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, वो अपने पुत्र को पल भर के लिए भी दूर नहीं कर सकती या भूल नहीं सकती। सिंपल सा क्वेश्चन है कि माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। तो ये सब आपको याद करने की इतना डिटेल में लाइन टू लाइन जरूरी नहीं है, अपने वर्ड में आपको बस इतना याद रखना है, जब बहुत समय तक माँ अपने बेटे से नहीं मिलती है, बेटे से दूर रहती है, तो माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है। सिंपल सा है। माँ के मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो माँ के मन को समझाना तब कठिन हो जाता है, उस परिस्थिति में कठिन हो जाता है जब बेटा जो है वो माँ से बहुत दिनों तक दूर रहता है। समझ गए? इसीलिए माँ के मन को समझाना कठिन हो जाता है। समझ गए? इस तरह से आपको याद रखना। और बाकी ये जो है ये आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसको लाइन टू लाइन लिखिएगा तो क्या होगा, रटना पड़ेगा, और रटने से आप भूल जाएगा। इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि माँ के लिए मन को समझाना तब कठिन हो जाता है जब किसी कारणवश से वो अपने बेटे से लंबे अवधि तक नहीं मिल पाती है। समझ गए? इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, वो अपने पुत्र से पल भर भी अलग नहीं रह सकती। समझ गए? तभी इसी परिस्थिति में माँ के लिए अपने मन को समझाना कठिन हो जाता है। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, तो हिंदी के दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, सही प्रश्नों को करेंगे। समझ गए? और ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, अभी तक जो भी स्टूडेंट उस पीडीएफ को नहीं लिए, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल रहा है, और प्राइस है केवल और केवल 30 रुपए। उसको जरूर ले लीजिएगा, और उसमें जितने सारे क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सबको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। और उस प्रश्न को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आखिरकार बुक से ही, और बुक के किसी चैप्टर से ही, और हर एक चैप्टर का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में भी चाहे वो लघुत्तरीय हो या दीर्घोत्तरीय हो या 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन हो हिंदी में, तो सारा क्वेश्चन आप लोगों को पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं।